नमस्कार छात्रों, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के सिविक्स नागरिक शास्त्र के प्रश्न उत्तर, जो पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। यह प्रश्न, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से अच्छे तरीक़ा से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता नाम से ही स्पष्ट है कि लिंग में विभेद, मतलब स्त्री और पुरुष में मतभेद, स्त्री और पुरुष में अंतर, स्त्री और पुरुष में असमानता। मतलब कि जब लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है, जो असमानता पाई जाती है, जो अंतर पाई जाती है, उसे ही लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष में असमानता देखने को मिलती है। हमारे समाज में बहुत सारे गतिविधियां जो होती है वह स्त्री और पुरुष कहने का अर्थ हुआ कि उसमें असमानता देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य को समझने से पहले आपको धर्म सापेक्ष के बारे में समझना होगा। धर्म सापेक्ष को कहते हैं कि वैसा देश जहाँ पर किसी एक धर्म को विशेष मान्यता दिया जाता है, एक धर्म को विशेष मान्यता दिया जाता है, उसको कहेंगे धर्म सापेक्ष। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि वैसा राज्य जिसमें किसी एक धर्म को विशेष प्राथमिकता न देकर बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व और समान आदर दिया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और हमारे देश में, हमारा जो भारत देश है, यह धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो किसी धर्म समुदाय पर किए गए राजनीति को, जैसे कोई धर्म है कि कोई समुदाय है, किसी प्रकार के विशेष एक धर्म है, उसी धर्म पर जो भी लोग राजनीति करते हैं, तो धर्म के किसी विशेष धर्म के समुदाय के ऊपर किए गए राजनीतिक को सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता में मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। जो सांप्रदायिकता होते हैं उसमें जो मौलिक और महत्वपूर्ण हित होते हैं वह सभी के लिए एक होते हैं, वही हमारा कहलाता है सांप्रदायिकता। चौथा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे। जो भी सांप्रदायिकता वाले लोग हैं, उस सांप्रदायिकता वाले लोगों के लिए हम क्या करेंगे ताकि उसके अंदर सद्भावना आ जाए, एक दूसरे धर्म के प्रति सद्भावना आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये साधारण सी भाषा है कि हम सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा को फैलाएंगे, शिक्षा के बारे में जानकारी देंगे, वह जागरूकता का विकास करेंगे। जब तक सांप्रदायिकता के बारे में शिक्षा नहीं होगा, जब तक सांप्रदायिकता के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी लोगों के प्रति, किसी भी धर्म समुदाय के प्रति हम उसे सांप्रदायिक सद्भाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास करेंगे। उसके साथ साथ क्या करना है कि विभिन्न धर्म के लोगों में, जितने भी धर्म के लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, तो विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ की विकास पैदा करेंगे तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग करने पर रोक लगाएंगे। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि जो धर्म को राजनीतिक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो जब तक धर्म के राजनीतिक के रूप में उपयोग किया जाएगा तब तक सांप्रदायिकता अवश्य फैलेगा, हिंदू मुस्लिम में अवश्य लड़ाई होंगे। और मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई अक्सर हुआ करती है, यह कोई अपना व्यक्ति
विशेष में कोई लड़ाई नहीं करती है। यह जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं वह हम दोनों को आपस में लड़ाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी इन प्रकार के लोग हैं उनके बातों में ना आए, आपसी सद्भाव बनाए रखें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। और धर्म के जो राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है वो धर्म के राजनीतिक उपयोग करने पर रोक लगाएंगे। इस प्रकार सांप्रदायिक सद्भाव सफल होगा। अतः हम कह सकते हैं शिक्षा फैला करके, जागरूकता फैला करके, आपसी समझ पैदा करके और राजनीतिक उपयोग धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगा करके हम सांप्रदायिक सद्भाव कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो आप सीधा है, सामाजिक विभाजन मतलब समाज को बांटना। समाज विभिन्न प्रकार से बांटा जाता है। जब समाज के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वंश के नाम पर, जन्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है तो वही हमारा सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो समाज के लोगों को धर्म, जाति, वंश, जन्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटना सामाजिक विभाजन कहलाता है। 6ठा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है? उदाहरण के साथ बतावें। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है? उदाहरण के साथ बतावें। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के दो आधार होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के दो आधार होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्रता और एक होते हैं समानता। तो स्वतंत्रता के आधार पर व्यक्तियों को भाषण देने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अपनी पेशा चुनने की आज़ादी है, व्यवसाय करने का आदत है और मत देने का स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन समानता के आधार यदि बात करें तो धर्म, जाति, वंश, जन्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र में कोई भी प्रकार के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद में या भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का क्या स्थिति है? महिलाएं कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व कर रही है? तो कहता है भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या काफ़ी कम है। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ जो पहला ही क्वेश्चन था लैंगिक विभेद मतलब समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम जो भारत की संसद है या भारत की अर्थव्यवस्था है या भारत की विभिन्न प्रकार के जो गतिविधि है उसमें हम महिलाओं को आगे नहीं आने देंगे, उसको नहीं दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। इसीलिए भारत की संसद में महिला प्रतिनिधित्व की जो संख्या है वह काफ़ी कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 59 है, जो टोटल 545 में समझिए कि 11% से भी कम है। हाल ही में भारत के महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने की बात संसद में पारित हो चुकी है। कहता हाल ही में ऐसा हुआ है कि भारत की जो महिलाओं है उस महिलाओं को विधायिका में मतलब कि संसद में उसको 33% आरक्षण दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि 100 पुरुष हैं तो उसमें 33 महिला भी होंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो आपको बताया था धर्मनिरपेक्ष उसे कहते हैं जो किसी एक धर्म को अधिक मान्यता न देकर, अधिक महत्व न देकर बल्कि सभी धर्मों को आदर दिया जाता है, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। कहता है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र कीजिए जिसमें धर्मनिरपेक्ष बनाते हो। तो उत्तर है कि पहला प्रावधान है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ है कि संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत का कौन धर्म है? तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद भाषा नीति क्या है? तो भाषा नीति सीधा समझिए कि भाषा के लिए जो नीति बनाई जाती है, भाषा के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, भाषा को के विकास के लिए जो नियम पद्धति कानून बनाए जाते हैं उसे भाषा नीति कहते हैं। या जिस नीति में सभी भाषा को सम्मान दिया जाता हो उस नीति को भाषा नीति कहते हैं। और भाषा नीति हमारी भाषाई विरासत को समृद्ध बनाते हैं और विकसित बनाते हैं। हमारे देश में बहुत प्रकार के भाषा बोले जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गण मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। जनता के शासन को क्रमबद्ध तरीका से कानून की व्यवस्था के आधार पर जो होता है वही होता है गणतंत्र। चलिए समझते हैं गणतंत्र किसे कहते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं।
कहता वैसा देश जिस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वंशानुगत न हो। कहने का अर्थ हुआ कि जिस देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, तो वह वंशानुगत न हो, उस देश को गणतांत्रिक देश कहते हैं। भारत में भी सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। और हमारा भारत 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार किया, इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यह आपको ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन था, यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन थे और बहुत ही वीवीआई प्रश्न थे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। धन्यवाद।